Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study BPSC 107 Perspectives on International Relations and World History. Block 2 Historical Perspective. World War First. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट साल 1914 से लेकर 1918 तक चला था, लगभग 4 साल तक चला था. व्हाट वाज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? ग्लोबल वॉर. ये दुनिया की सबसे पहला ऐसा युद्ध था जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश शामिल थे. इससे पहले इतने बड़े स्केल पर युद्ध नहीं लड़ा गया था. ये 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ. इसमें मिलियंस सैनिकों और आम लोगों की जान गई थी. इट वॉज फॉट बिटवीन, ये युद्ध दुनिया के दो बड़े पावर ब्लॉक के बीच लड़ा गया था, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर. अलाइड पावर मतलब मित्र देश, ये वो ग्रुप था जो आखिर में इस युद्ध को जीता था. इसमें शुरुआत में ये बड़े देश शामिल थे जैसे ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम जो उस समय एक बहुत बड़ी कॉलोनियल पावर था, फ्रांस, यूरोप का एक और महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देश, रशिया इसमें शुरू से था, लेकिन 1971 में इंटरनल रेवोल्यूशन जैसे जो क्या था रशियन रेवोल्यूशन की वजह से ये वॉर से बाहर हो गया था. यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शुरुआत में न्यूट्रल रहा. ये बाद में 1971 में अलाइड पावर की तरफ से वॉर में शामिल हुआ, जिससे अलाइड पावर्स बहुत स्ट्रांग हो गई. नेक्स्ट है सेंट्रल पावर. सेंट्रल पावर ये दूसरा ग्रुप था जो अलाइड पावर के खिलाफ लड़ रहा था और आखिर में ये वॉर हार गया था. जर्मनी, ये सेंट्रल पावर का सबसे शक्तिशाली और मेन देश था. ऑस्ट्रिया हंगारी उस समय का एक बड़ा एम्पायर था जहाँ से वॉर की शुरुआत हुई. ठीक है. फिर नेक्स्ट है ऑटोमन एम्पायर, जिसे आज हम तुर्की के नाम से जानते हैं. इस वॉर के बाद ये एम्पायर पूरी तरह टूट गया था. बुल्गारिया, ये देश भी बाद में सेंट्रल पावर्स को सपोर्ट करने के लिए वॉर में जुड़ा था. ठीक है. नेक्स्ट क्या है कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. इस वॉर के पीछे 4 बड़े लॉन्ग टर्म कारण थे, जिसे MAIN कहा जाता है, मेन कहा जाता है. ठीक है. इसका फर्स्ट रीज़न क्या था? नेशनलिज्म. लोग अपने देश को सबसे बेहतर मानते थे और उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे. जो लोग दूसरे एम्पायर्स के अंदर थे वो आज़ादी चाहते थे, जिससे इतिहास में बहुत टेंशन बढ़ी. इम्पीरियलिज्म, कॉलोनीज की होड़. यूरोपियन इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद. यूरोपियन देश ब्रिटेन, फ्रांस, एशिया और अफ्रीका के हिस्सों पर कब्जा करने के लिए आपस में कम्पीट कर रहे थे. रिसोर्सेज कैप्चर्ड, हर देश ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन और रिसोर्सेज चाहता था, जिनसे उनकी आपसी रिश्ते ख़राब हो गए. मिलिटेरिज्म मतलब सैन्यवाद. आर्मी बिल्टअप, देशों ने अपनी आर्मीज़ को बहुत बड़ा बनाना शुरू कर दिया. देश नए और मॉडर्न वेपन्स बना रहे थे, जिससे सबको लग रहा था कि वॉर कभी भी हो सकती है. अलायंस सिस्टम मतलब गठबंधन, देशों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए सीक्रेट मिलिट्री ग्रुप्स बना रखे थे. अगर एक देश पर हमला हो तो उसके साथ ही देश मदद के लिए आते थे. इसमें 2 बड़े ग्रुप्स थे. ट्रिपल अलायंस, इसमें कौन कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगारी और इटली का ग्रुप. ठीक है. ट्रिपल एंटेट, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया का ग्रुप. इमीडिएट कॉज मतलब तुरंत का कारण, हत्याकांड. 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्चड्यूक फेर्डिनांड को गैवरिलियो प्रिंसिप नाम के एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने मार दिया था. इस घटना के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया और अलायंस सिस्टम की वजह से बाकी देश भी इस युद्ध में कूद पड़े. ठीक है. इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर्स फर्स्ट. लॉस ऑफ लिव्स, मिलियंस लोग इस वॉर में मारे गए. जर्मनी डिफेटेड, जर्मनी और उसके साथ ही ये युद्ध हार गए. 4 एम्पायर कोलैप्स्ड, 4 बड़े साम्राज्य खत्म हो गए. रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगारियन और ऑटोमन एम्पायर. न्यू कंट्रीज, यूरोप का मैप बदल गया और नए देश जैसे पोलैंड जैसे कुछ और देश बने. वुमेन इन इंडस्ट्रीज, जब मर्द युद्ध पर गए हैं तो औरतों ने फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर दिया था, जिससे उनका सोशल स्टेटस बढ़ गया. लीग ऑफ नेशंस, दुनिया में आगे ऐसा कोई बड़ा युद्ध ना हो, इसलिए पीस मेंटेन करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसे लीग ऑफ नेशंस कहा गया. ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, वॉर ख़त्म होने के बाद जीते हुए देशों ने जर्मनी पर एक बहुत सख्त ट्रीटी थोपी
ब्लेम ऑन जर्मनी। जर्मनी ने पूरे वॉर की जिम्मेदारी खुद पर ली। हैवी कंपनसेशन, जर्मनी पर बहुत बड़ा फाइन लगाया गया ताकि वो नुकसान की भरपाई करे। लॉस्ट लैंड, जर्मनी ने उसकी बहुत सारी ज़मीन और कॉलोनी छीन ली गई, उससे छीन ली गई। रिड्यूस्ड आर्मी, जर्मनी की आर्मी का साइज़ बहुत छोटा कर दिया गया और वेपन्स रखने पर रोक लगा दी गई। एंगर एंड WW2 इस ट्रीटी की वजह से जर्मन लोगों के अंदर बहुत गुस्सा पैदा हुआ जो आगे चलकर वर्ल्ड वॉर सेकेंड का सबसे बड़ा कारण बन गया। नेक्स्ट क्या है, यूनिट 4, बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917। बोल्शेविक रेवोल्यूशन साल 1917 में रशिया में हुआ था। एंड ऑफ मोनार्की, इस क्रांति ने रशिया के राजा जिसे कज़ार कहा जाता था के रूल को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। न्यू गवर्नमेंट, इसके बाद बोल्शेविक पार्टी पावर में आई जो आम मजदूरों और किसानों की बात करती थी। द लीडर, इस पूरी रेवोल्यूशन के मेन लीडर व्लादिमीर लेनिन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉजेस। रशिया में इस बड़े बदलाव के पीछे ये मुख्य कारण थे, क्या थे, पॉवर्टी। रशिया की आम जनता और किसान बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास जीने के बेसिक साधन नहीं थे। फूड स्टोरेज, देश में अनाज की बहुत भारी कमी हो गई थी, लोग भूख से मर रहे थे और लंबी लाइंस में खड़े होते थे। अनफेयर रूल ऑफ द ज़ार, राजा एक डिक्टेटर की तरह बिना जनता की परवाह किए राज करता था, वो करप्ट था और आम लोगों की परेशानियां नहीं सुनता था। हैवी लॉसेस इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में रशिया को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, लाखों रशियन सैनिक मारे गए जिससे जनता राजा से बहुत गुस्सा हो गई थी। डिमांड फॉर इक्वालिटी, मजदूर और किसान चाहते थे कि अमीर और गरीब का भेदभाव जो है उसे ख़त्म कर दिया जाए और सबको बराबर अधिकार मिले। मेन इवेंट्स, ज़ार रिजाइंड, जनता के गुस्सा और प्रोटेस्ट देखकर ज़ार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, रशिया से मोनार्की ख़त्म हो गई। फिर लेनिन एंड बोल्शेविक्स टुक कंट्रोल, उसके कुछ समय की टेम्पररी गवर्नमेंट के बाद व्लादिमीर लेनिन और उनके बोल्शेविक पार्टी ने पूरी तरह देश को कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। फर्स्ट सोशलिस्ट कंट्री, रशिया दुनिया की सबसे पहला सोशलिस्ट देश बना जहां प्राइवेट प्रॉपर्टी के बजाय सब कुछ समाज के भले के लिए था। इफेक्ट्स, इस रेवोल्यूशन के बाद रशिया और दुनिया में ये बड़े बदलाव आए। कौन से? एंड ऑफ मोनार्की इन रशिया में राजाओं का राज हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। लैंड टू पीसेंट्स, अमीर ज़मींदारों से ज़मीन छीनकर गरीब किसानों को बांट दी गई। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रीज, सारी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ पर से प्राइवेट मालिकों का हक हटाकर गवर्नमेंट का कंट्रोल कर दिया गया। फॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियन, बाद में इसी रेवोल्यूशन के नतीजे में सोवियत यूनियन USSR का जन्म हुआ जो एक बहुत बड़ी सुपर पावर बना। स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज़, रशिया की इस कामयाबी को देखकर पूरी दुनिया में सोशलिज्म और कम्युनिज्म के आइडियाज़ तेज़ी से बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ यूनिट 5, राइज ऑफ फैशिज्म एंड नाजिज्म। ठीक है, व्हाट इज़ फैशिज्म? फैशिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और सिस्टम है जहां कंप्लीट पावर टू वन लीडर, सारी ताकत सिर्फ एक ही डिक्टेटर के हाथ में होती है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होती। वेरी लिटिल फ्रीडम, आम जनता के पास बोलने, लिखने और सरकार का विद्रोह करने की आज़ादी नहीं होती। गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, मीडिया और बिजनेस पर पूरा कंट्रोल रखती है। नेशनलिज्म इज़ प्रोमोटेड, देशभक्ति के बहुत एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ावा दिया जाता है जहां देश के आगे इंडिविजुअल की कोई अहमियत नहीं होती। लीडर, इटली में सिस्टम को बेनिटो मुसोलिनी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ नाजिज्म? नाजिज्म फैशिज्म का ही एक रूप है, उसी का एक फॉर्म था जो जर्मनी में डेवलप हुआ। द लीडर, इसका मेन लीडर एडोल्फ हिटलर था। नाजिज्म की मुख्य बातें, बिलीव्स क्या थे? सुपीरियर रेस, इनका मानना था कि जर्मन लोग दुनिया में सबसे बेस्ट और सुपीरियर हैं और उन्हीं को राज करने का हक है। अनफेयर ट्रीटमेंट, ज्यूज़ और बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स को इन्फीरियर माना जाता था और उनके साथ बहुत बुरा अनफेयर बर्ताव किया जाता था। वन स्ट्रॉन्ग लीडर, इसमें भी पूरी तरह विश्वास था कि देश को चलाने के लिए सिर्फ एक
शक्तिशाली लीडर होना चाहिए। वाई डिड फेशिज्म एंड नाजिज्म राइज? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ऐसा क्या वजह थी कि लोगों ने इन डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, पैसे की कीमत गिर गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट, लाखों युवाओं और एक्स सोल्जर्स के पास कोई नौकरी नहीं थी, जिससे जनता परेशान थी। एंगर आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जर्मनी के लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के भेदभाव से बहुत गुस्से में थे और बदला लेना चाहते थे। इटली को भी लगता था कि उसे वॉर के बाद उसका हक नहीं मिला। वीक गवर्नमेंट्स, उस समय की डेमोक्रेटिक सरकारें इन सब परेशानियों को सॉल्व करने में वीक रहीं। नेशनल प्राइड, हिटलर और मसोलिनी ने लोगों से वादा किया कि वो उनका खोया हुआ सामान और देश का गर्व वापस दिलाएंगे। इफेक्ट्स, डिक्टेटरशिप, इटली और जर्मनी में पूरी तरह तानाशाही का आगमन हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। ह्यूमन राइट्स वायलेशन, लोगों के बेसिक राइट छीन लिए गए। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता उसे जेल में डाल दिया जाता या मार दिया जाता। ठीक है। परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज, जर्मनी में मिलियंस ज्यूज को कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजकर मार दिया गया, जिसे होलोकॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? एग्रेसिव एक्सपेंशन, हिटलर और मसूलिनी ने दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए अपनी मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इनकी इसी एग्रेसिव पॉलिसी और लालच की वजह से साल 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गई। ठीक है। फिर क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन फेशिज्म एंड नाजिज्म, दोनों ही तानाशाही की आइडियोलॉजीज थी, लेकिन इनमें कुछ फ़र्क भी था। फेशिज्म, इसका ओरिजिन इटली में हुआ था, लीडर बेनिटो मुसोलिनी थे, फोकस डिक्टेटरशिप और एक्सट्रीम नेशनलिज्म पर था। ठीक है। नाजिज्म, ये सिस्टम जर्मनी में हुआ शुरू, लीडर एडोल्फ हिटलर थे। फोकस, इसमें डिक्टेटरशिप के साथ साथ रेशियल सुपीरियरिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस था। इनका मानना था कि जर्मन सबसे सुपीरियर रेस है और ज्यूस या बाकी माइनॉरिटीज़ इन्फीरियर है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, बिगेस्ट वॉर इन हिस्ट्री, ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भयानक युद्ध था, जिसमें दुनिया के लगभग सारे बड़े देश शामिल थे। ये ईयर 1939 से लेकर 1945 तक चला गया। इसमें न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल हुआ था। मेन ग्रुप्स, वर्ल्ड वॉर सेकेंड को दो बड़े ग्रुप्स के बीच लड़ा गया। अलाइड पावर मतलब मित्र देश, ये वो देश थे जो आखिर में इस युद्ध को जीते। इसमें कुछ 4 बड़े देश शामिल हैं, जैसे ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम जिसने शुरू से हिटलर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो 1941 में पर्ल हार्बर अटैक के बाद वॉर में शामिल हुआ। नेक्स्ट सोवियत यूनियन, रशिया, जिस पर जर्मनी ने हमला किया था, जिसके बाद ये अलाइड ग्रुप में आया। फ्रांस, जर्मनी ने शुरुआत में फ्रांस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में उससे आज़ाद कर दिया। एक्सिस पावर्स, ये तानाशाह देशों का ग्रुप था जो आखिर में ये वॉर हार गए। जर्मनी, हिटलर के अंडर जो इस वॉर का सबसे मेन प्लेयर था। इटली, मुसोलिनी के अंडर जो जर्मनी का साथी था। जापान, एशिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर जो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कॉजेज, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी पर जो सख्त शर्तें थोपी गई थी, उससे जर्मन लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। राइज ऑफ हिटलर ने इसी गुस्से का फ़ायदा उठाया और जर्मनी के डिक्टेटर बनकर मिलिट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। एक्सपेंशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड जापान, ये तीनों देश दूसरे कमज़ोर देशों पर कब्जा करके अपने एरिया बढ़ाना चाहते थे। फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बनी ऑर्गेनाइजेशन देशों को आपस में लड़ने और हिटलर को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड इन 1939। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इस हमले से तुरंत बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी और वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ये कुछ मोड़ आए, टर्निंग पॉइंट्स आए, जैसे जर्मनी कैप्चर्ड मैनी कंट्रीज़। वॉर की शुरुआत में हिटलर की जर्मनी में आर्मी ने बहुत तेज़ी से यूरोप का कई देश जैसे फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड पर कब्ज़ा कर लिया।
जापान अटैक पर्ल हार्बर इन 1941। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के हवाई में स्थित पर्ल हार्बर नेवल बेस पर अचानक बॉम्ब बरसा दिए। द यूएसए ज्वाइन द वॉर। पर्ल हार्बर अटैक के तुरंत बाद यूएसए ने गुस्से में आकर एक्सिस पावर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी और अलाइड पावर्स का साथ दिया। द डी-डे इन्वेजन हेल्प फ्री वेस्टर्न यूरोप। 6 जून 1944, जिसको डी-डे कहा जाता है, उस दिन को अलाइड फोर्सेस ने नॉर्मैंडी पर एक बहुत बड़ा समुद्री हमला किया, जिससे उन्होंने वेस्टर्न यूरोप को जर्मनी के कब्जे से आज़ाद करना शुरू किया। द यूएसए ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब्स इन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर दुनिया के पहले एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए, जिससे सब कुछ तबाह हो गया। जापान सरेंडर्ड एंडिंग द वॉर। इस भयानक तबाही के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और इसी तरह सितंबर 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो गया। ठीक है, क्या है नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड? अराउंड 60 मिलियन पीपल डाइड। इस वॉर में लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए, जो उस समय की दुनिया की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा थे। ठीक है, जर्मनी एंड जापान वर डिफीटेड। दोनों तानाशाह देश एक्सिस पावर दूसरी तरह पूरी तरह हार गए और उनके एम्पायर्स ख़त्म हो गए। द यूनाइटेड नेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1945। फ्यूचर में किसी तीसरे विश्व युद्ध को रोकने और दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। द कोल्ड वॉर बिगिन। वॉर के बाद दुनिया में 2 नई सुपर पावर्स उभरी, यूएसए और सोवियत यूनियन। इनके बीच एक नया आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल तनाव शुरू हुआ, जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं। मैनी कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट आफ्टर द वॉर। वॉर के बाद ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों की इकोनॉमिक हालत ख़राब हो गई, जिसके चलते उन्हें अपनी कॉलोनीज़ को आज़ाद करना पड़ा। जैसे इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली। डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ट्रिगर्ड बाय आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या से शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड जर्मनी के पोलैंड पर इन्वेजन हमले से शुरू हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है? पीस बॉडी। वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनी, जो बाद में फेल हो गई। वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन बनी, जो आज भी काम कर रही है। नेक्स्ट, एंड कैसे हुआ? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की शर्तों के साथ ख़त्म हुआ था। जर्मनी और जापान के सरेंडर के साथ ख़त्म हुआ कौन सा? वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, कुछ इसके की पॉइंट्स हैं, आप इनको देख लेना। ये सब मैंने अभी आपको पढ़ाया है, वही सब है। फिर क्विक रिवीजन पॉइंट्स ये भी आप देख लेना। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।